मैं ज्योति सिंह और आज हम कक्षा 11वीं के विषय अर्थशास्त्र का अध्याय 4 गरीबी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक जरूर खोल लिया करो, क्योंकि मेरी जितने विषय वस्तु है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। आज के हमारे जो मुख्य बिंदु हैं वो पाठ का प्रस्तावना है, निर्धन कौन है और निर्धनों की पहचान कैसे होती है, जिससे हम निर्धनता का वर्गीकरण एवं निर्धनता रेखा की हम चर्चा करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पहला कोटेशन है ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसको मैंने लिया है। ये है जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ, उनका कोटेशन है। कोई भी समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हों। कितनी अच्छी बात एडम स्मिथ ने कहा है, क्योंकि यदि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि एक बच्चा ही सुखी है तो माता पिता कैसे सुखी रह सकते हैं, क्योंकि उनके बाकी 2 बच्चे परेशान और गरीब हैं। इसी प्रकार यदि किसी देश को खुशहाल बनाना है तो देश के सभी नागरिकों का सुखी और संपन्न होना बहुत आवश्यक है। सन 1947 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। अभी बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की समानता के उन्मूलन के उत्सव। नेहरू जी के संबोधन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं थी और स्वतंत्र भारत के जो मुख्य उद्देश्य थे उसमें निर्धनता का उन्मूलन भी मुख्य था। 7 दशकों से हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया है उसका मुख्य उद्देश्य समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्मूलन रहा है। परंतु आज भी विश्व के निर्धन जितने हैं उनकी कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। यहाँ लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते। यह जानने के लिए कि निर्धनता कम करने के लिए कौन कौन सी नीतियां सफल हो सकती हैं और कौन सी नीतियां सफल नहीं हो सकती, हमको निर्धनता के आकलन करना बहुत आवश्यक है। निर्धनता का स्थान तथा समय के अनुसार स्वरूप बदलता रहता है। साधारण भाषा में निर्धनता एक आर्थिक समस्या है। यह वह स्थिति है जब प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो जाती है कि व्यक्ति अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूरा नहीं कर पाता। उसे हम क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। आधारभूत आवश्यकता में क्या आता है? भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा। या हम इसको और विस्तृत शब्दों में देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन न मिल पाना और स्वच्छ पानी की कमी, ये सभी स्थितियां गरीबी को बताती हैं। पुस्तक में अनु और सुधा की कहानी में जीवन विषमताओं से गरीबी और अमीरी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अनु जो थी, अनु के जो माता पिता थे वो मजदूर थे। वो निर्माणाधीन मकान में हमेशा काम करते थे। अनु का जन्म भी निर्माणाधीन मकान में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद उसकी मां काम करने लगी क्योंकि उसको रोजगार छिन जाने का डर था। अनु बचपन से ही आसपास की गर्मी, बरसात, ठंड सबसे उसने सीख लिया था, क्योंकि उसका जन्म ही विपरीत परिस्थिति में हुआ था और उसका जो पालन पोषण था वो भी निर्माणाधीन मकान, जहाँ पर कोई मूलभूत आवश्यक सुविधाएं नहीं होती, वहां पर वो बड़ी हो रही थी।
अनु के माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसको स्कूल भेज पाए, और अनु को नृत्य का बहुत शौक था। उसकी भाव भंगिमाएं बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके शौक के बाद भी वो स्कूल तक नहीं जा पाई थी। बल्कि वो तो उसको 12 साल की उम्र में वो अपने माता पिता के साथ उसको काम करना वो उसने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके माता पिता के साथ वो शहर शहर या बिल्डिंग का काम खत्म हो जाता था, नई बिल्डिंग में काम करने जहां मिल जाता था उन लोग वहां चले जाते थे। इस तरह से अन्नू को कोई भी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं बच्चे की, वो भी कोई नहीं मिल पाई थी। इसके विपरीत जो सुधा थी, उसके पिता क्या थे, व्यवसायी थे, और माँ क्या थी, डिजाइनर थी, जिसको सारी सुविधाएं मिली। उसका जन्म ही नर्सिंग होम में हुआ, जो महंगा नर्सिंग होम था। उसकी माँ उसको हमेशा बहुत प्यार दुलार, उसके खाने पीने की सब सुविधाएं उसके पास थी, नौकर चाकर थे, उसके पास खिलौने थे, वो जो चाहती थी वो उसको सारी सुविधाएं मिल जाती थी। सुधा को बहुत अच्छे स्कूल में उसके माता पिता ने एडमिशन कराया। सुधा को बचपन से चित्रकारी का शौक था, इसीलिए बड़े होकर उसके माता पिता ने उसे एक ललित कला कॉलेज में एडमिशन करा दिया, जिससे वो एक विख्यात चित्रकार बन गई। यहाँ अनु और मनु या सुधा जो है, दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। आपको दोनों की कहानी से ही दोनों के आर्थिक स्थिति, रहन सहन और मूलभूत आवश्यकताओं में अंतर स्पष्ट समझ में आया होगा। हमारी पाठ्य पुस्तक के बॉक्स नंबर 4.2 में निर्धनता क्या है, इसका विश्लेषण शाहीन रफी खान और डेमियन क्लेन ने बहुत ही अच्छे से किया है। मैंने इनके वर्णन को बिंदुवार इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन्होंने कहा, निर्धनता बीमार होना है और डॉक्टर को ना दिखा पाने की विवशता है। इसका मतलब क्या है कि बीमार होना और डॉक्टर को ना दिखा पाने की व्यवस्था। एक गरीब व्यक्ति को पता है कि वो बीमार है, इसके बाद भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि उसको लगता है कि यदि उसके पैसे डॉक्टर के पास जाने से खर्च हो जाएंगे तो कल के खाने की व्यवस्था कैसे होगी, उसके बच्चे कैसे भूखे ना सो जाएं। ये सोच के वो बीमार होने के बाद भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? गरीबी। निर्धनता क्या है? भूख है। ये तो आप भी जानते हैं कि निर्धनता में व्यक्ति को भरपेट खाना नहीं मिलता। निर्धनता स्कूल में ना जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। ऐसे कोई माँ बाप नहीं है दुनिया में जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। यहाँ अन्नू थी कहानी में, तो क्या उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो स्कूल ना जाए? लेकिन ये उनकी विवशता थी कि या वो अपना काम धंधा छोड़ के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक स्थान पे रहें, या उनके लिए ज्यादा उचित मार्ग ये था कि लड़की उनकी निरक्षर रह जाए, क्योंकि तब पढ़ाई उनकी प्राथमिकता नहीं है, तब भोजन उनकी प्राथमिकता है। तो इस तरह से निर्धनता स्कूल ना जा पाने की व्यवस्था भी है। निर्धनता बेरोजगारी है, ये आप भी जानते हैं। यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो निश्चित है कि वो निर्धन होगा। जब उसके पास कोई रोजगार ही नहीं होगा, आय के साधन ही कुछ नहीं होंगे, तो वो निश्चित है कि गरीब होगा। निर्धनता अपने बच्चे को उस बीमारी से मरता देखने को जो गंदा पानी पीने से होती है। उस पिता को पता है कि ये पानी पीने से मेरा बच्चा निश्चित है बीमार होगा, वो इतना जानता है, लेकिन इसके बाद भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाता। अनु का जन्म जिस बिल्डिंग में हुआ था, क्या वहां उसको शुद्ध पानी मिलता रहा होगा? या लाखों करोड़ों बच्चे हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, वो कितना गंदा पानी पीते हैं। माँ बाप को पता है कि ये पानी ठीक नहीं है बच्चे के लिए, इसके बाद भी वो उनको मूलभूत सुविधाएं भी वो उपलब्ध नहीं करा पाते। इस तरह से इस बीमारी से मरता हुआ देखना को जो गंदा पानी पीने से होती है, ये हर निर्धन माँ बाप महसूस कर सकते हैं। इस मजबूरी को भी हम निर्धनता कहते हैं। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। भविष्य के प्रति भय, अनु के माँ के मन में भय था,
तभी तो वो अनु के जन्म के दिन ही काम पे चली गई थी। क्या भय था? कि उसका रोजगार ना छिन जाए, क्योंकि रोजगार छिन जाएगा तो उनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं बचेगा। इस तरह से निर्धनता एक प्रकार का भय है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, परंतु चूंकि वो मजदूर है, गरीब है, तो वो अपने शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वो अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त नहीं करता वह भी, या नहीं कर सकता, वह भी एक तरह का निर्धन है। दिन में एक बार भोजन पाना, ये आप भी समझते हैं कि कोई शौक से एक बार भोजन करे ऐसा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। जो भी व्यक्ति यदि दिन में एक बार भोजन कर रहा है, इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति गरीब है, उसके पास 2 वक्त के खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। इस तरह से हमने इतने बिंदुओं के आधार पर देखा कि निर्धनता किस किस तरह से और किस परिस्थिति को भी हम क्या कह सकते हैं, निर्धनता कह सकते हैं। हमारे पुस्तक के चार्ट क्रमांक 4.1 में निर्धनता रेखा को अलग तरीके से समझाया है। ये पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन और ये निर्धन, ये तीनों लोगों को किस वर्ग में रखा गया है? निर्धन वर्ग। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये है निर्धनता रेखा। इसके इधर रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? निर्धन। और इस लाइन के ऊपर रहने वाले लोग क्या किस श्रेणी में आएंगे? धनी वर्ग में। इसमें इतने निर्धन नहीं, मध्यम वर्ग, मध्य उच्च वर्ग, धनी वर्ग, बहुत अमीर, बहुत लखपति और बहुत करोड़पति, ये जितने, ये पूरे, ये जो 8 वर्ग है, इनको मिला के कौन सा वर्ग बना है? धनी वर्ग बना है। और ये जो तीनों वर्ग आते हैं, ये निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। इस तरह से आप अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं कि ये व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे का है और ये व्यक्ति निर्धनता रेखा के ऊपर है। अर्थशास्त्री निर्धनों की पहचान उनके व्यवसाय तथा संपत्ति के आधार पर भी करते हैं। हमारे पुस्तक में दोनों तरह से वर्णन दिया हुआ है, ग्रामीण निर्धन और शहरी निर्धन। तो हम पहले देख लेते हैं ग्रामीण निर्धन। ग्रामीण निर्धन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने देखा ना हो। निश्चित है कि जीवन में आप एक न एक बार गांव गए हो या फिर आप गांव के निवासी ही हो। वहां में कितने तरह के लोग होते हैं। भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं। ज्यादातर गांव में कुछ लोगों के पास ही ज्यादा जमीन होती है, बाकी सारे लोग कैसे होते हैं? भूमिहीन। ये भी गरीब की श्रेणी में आते हैं। भूमिहीन मजदूर, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, ये मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं? निर्धन। गैर कृषि कार्य भी करते हैं, जिनके पास कृषि में, खेती में काम नहीं है। और ज्यादातर आपने देखा होगा जो गरीबी है गांव में और जो बेरोजगारी है, वो छिपी हुई बेरोजगारी है। और दूसरा है सीजनल, यानी मौसमी बेरोजगारी भी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी के कारण जो बाकी सीजन में लोग, जिनके पास काम नहीं होता है, तो वो टोकनी बनाना है, बकरी पालना है, मुर्गी पालना है, या झाड़ू बनाना है, इस तरह के कार्य, रस्सी बनाना है, या किसी स्थानीय स्तर पे कहीं कढ़ाई का काम होता है, तो लोग इस तरह से अपने छोटे छोटे रोजगार का काम भी करते हैं। परंतु चूंकि उनकी आय निश्चित नहीं होती, इसलिए वो भी क्या होते हैं? निर्धन होते हैं। छोटी जोतों के स्वामी होते हैं। गांव में रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, वो उनके पास जमीन कैसी हो गई है? बहुत कम हो गई है। मान लो 3 पीढ़ी के पहले किसी व्यक्ति के पास 10 एकड़ जमीन थी। अब उसके मान लो 2 बच्चे हुए। मान लो उसके पास 10 एकड़ जमीन थी और उसके 2 बच्चे हुए, तो कितनी जमीन हो गई है? 5-5 एकड़ हो गई। और मान लो अब इनके भी 2-2 बच्चे हो गए, तो अब प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी जमीन बची है? मात्र 2.5 एकड़। अब हर एक परिवार के पास बस 2.5 एकड़ जमीन बची है। और चूंकि इसी से उसको अपना परिवार भी पालना है, अब पहले की तुलना में महंगाई भी बढ़ गई है और उसको अपने घर बनाने के लिए भी इसी जमीन का उपयोग करना है। तो इस तरह से उसके पास खेती योग्य भूमि कैसी हो गई है? बहुत कम हो गई है। तो कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के समय में जो गरीबी थी ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी
जो गरीबी है वो ज़्यादातर किस क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र में। इसका कारण है कि गाँव में आज भी वो विकास नहीं हो पाया, रोजगार के वो साधन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जो होना चाहिए। इसके विपरीत अपन देखें कि शहरी निर्धनता कैसे होती है। अधिकांश निर्धन गांव से रोजगार के लिए शहर आते हैं। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर जो शहर में लोग रहते हैं वो कहाँ के रहते हैं? गांव से आकर बसते हैं, क्योंकि गांव में उनको नियमित काम नहीं मिलता है, बेरोजगार रहते हैं, तो वो रोजगार की तलाश में कहाँ जाते हैं? शहर आ जाते हैं। अब जब वो शहर आ जाते हैं तो शहर में भी उनके पास कोई निश्चित काम नहीं रहता, शहर में भी वो अनियमित काम करते हैं। शहर में महंगाई है, उनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं? कहीं पर भी झोपड़ी बना के रहते हैं। इस तरह से आप ट्रेन से किसी शहर से निकले होंगे तो देखे होंगे किनारे बड़े-बड़े नाले हैं, उसके किनारे से झोपड़ी बनाकर लोग शहर में रहते हैं। क्योंकि घर बहुत महँगे हैं, वो उतने घर को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, यानी उतना महँगा घर वो किराए पे नहीं ले सकते। उनके नियमित आय के स्रोत नहीं है। कभी उनका सामान बिक गया, वो ठेले पे बेचने चले जाएँगे, कभी सब्ज़ी बेचेंगे या फल बेचेंगे, या कभी कहीं काम मिल गया तो वो काम करेंगे, पुताई करने लगेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शहर में जो मज़दूर है वो छोटे-मोटे काम करके जीवन यापन करता है। आज भी उनके पास एक निश्चित रोज़गार नहीं है, जिसके कारण से वो अभी भी क्या हैं? गरीब हैं। ये ऐसे लोग देखो सड़कों के किनारे गलियों में घूम-घूम कर सामान बेचते हैं। आपने सबने देखा ही होगा कि ठेले पे है या रोड के किनारे बैठ के कोई सामान बेच रहा है व्यक्ति, बहुत गरीब होते हैं वो, क्योंकि शहर की जो महँगाई है वो गाँव की तुलना में अधिक होती है। तो इस तरह से शहर में भी निर्धनता है और गाँव में भी, दोनों जगह निर्धन लोग रहते हैं। भारत में निर्धनता की समस्या का यदि समाधान करना है, तो सर्वप्रथम सही मापदंड से निर्धनों की पहचान करना आवश्यक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर उन्हें विचार किया था। दादा भाई नौरोजी ने जो जेल में कैदी रहते थे, उनको जो भोजन दिया जा रहा था, तो उसके आधार पर निर्वाह लागत का इन्होंने आकलन किया था। अब चूंकि जेल में जितने लोग रहते हैं सभी वयस्क रहते हैं, इसलिए इन्होंने जो 1/3 बच्चों की जनसंख्या मानकर एक सूत्र की रचना की थी। किसके लिए की थी? गरीबी रेखा के आकलन के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1962 को योजना आयोग के द्वारा एक दल का गठन किया गया। निर्धनता के आकलन के लिए इस दल का गठन किया गया था। ऐसे ही 1979 में भी एक अन्य दल प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुपात कार्यबल गठित हुआ था, और इसी के आगे 1989 और 2005 में एक विशेषज्ञ दल का भी गठन किया गया। ये सभी जो दल का गठन हुआ था, इनका सबका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता का आकलन करना। ये जितने बिंदु जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारे आपके पुस्तक को आप यदि देखेंगे तो बिल्कुल क्रमशः है। तो आप ये वीडियो देखिए और साथ में पुस्तक ज़रूर पढ़िए। आपके पाठ्य पुस्तक में ये चार्ट क्रमांक 4.2 है, ये निर्धनता का वर्गीकरण है। यदि आपने इस चित्र को समझ लिया तो आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएँगी और याद करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है निर्धनता रेखा। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर काली, ये क्या है? आपकी निर्धनता रेखा। ये 3 भाग दिख रहे हैं आपको, ये समग्र कोटि है और ये है आपकी विशिष्ट कोटि। यदि हम इसके पहले पार्ट का डिस्कशन करें, केवल ये पहले वाले पार्ट का, तो ये पहला पार्ट में दिया हुआ है सदैव निर्धन। सदैव मतलब हमेशा। ये हिस्से में रहने वाले लोग हमेशा निर्धन होते। सदैव मतलब हमेशा, सदैव निर्धन यानी हमेशा निर्धन। ये देखिए निर्धनता रेखा ये यहाँ से जा रही है, और सदैव निर्धन रहने वाले लोगों की जो आय होती है उससे भी बहुत कम होती है, बढ़ती और कम होती है, लेकिन ये निर्धनता रेखा को भी टच नहीं करते। मतलब ये इस वर्ग में रहने वाले लोग हमेशा निर्धन होते हैं। यदि हम ये दूसरी
परिस्थिति की बात करें तो दूसरी परिस्थिति कंडीशन में क्या है, सामान्य तथा निर्धन। यानी इस वर्ग में लोग सामान्य भी होते हैं कभी कभी और निर्धन भी होते हैं। लेकिन देखिए निर्धनता रेखा ये है तो ज्यादातर समय ये क्या रहते हैं, निर्धन। अधिक समय ये निर्धन होते हैं, कभी कभी इनको रोजगार मिल जाता है बस, तो ये सामान्य की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कोई त्योहार आ गया, मान लो यदि मान लो कोई पुताई करने वाला है तो त्योहार के समय में लोग क्या करते हैं, उनको अधिक काम देते हैं। हर कोई अपने घर की साफ सफाई कराता है। या राखी बेचने वाला है तो उसको कब ज्यादा काम मिल जाएगा, जब राखी का सीजन आएगा। उसको थोड़े दिन उसका धंधा अच्छा चलेगा तो वो थोड़े दिन किस वर्ग में आ जाता है, सामान्य वर्ग। बाकी दिन वो गरीब रहता है, लेकिन अचानक से बीच में उसको कभी काम मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, सामान्य तथा निर्धन। ये तीसरी कंडीशन की अपन बात करें, ये है चक्रीय निर्धनता। चक्र मतलब चक्कर लगा रहा है। किसके चक्कर लगा रहा है, ये गरीबी रेखा के। ये गरीबी रेखा दिख रही है, इसके चक्कर लगा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अर्थात ये गरीबी रेखा के ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी गरीब होता फिर थोड़ा पैसा आ जाता, फिर गरीब हो जाता, फिर पैसा आ जाता है। यानी इस तरह के क्या होते हैं, ये छोटे किसान होते हैं या मौसमी मजदूर होते हैं कि कभी जब काम मिल गया तो सामान्य, या नहीं काम नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी पश्चिम बंगाल है या आसाम है, बिहार है, यहाँ पर बाढ़ आ गई है, यहाँ की खेती बर्बाद हो गई। यदि ये खेती बर्बाद हो गई है का मतलब है कि इस साल वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। यदि अगले साल फसल अच्छी हो जाएगी तो फिर ये सामान्य की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस तरह ये लोग परिस्थिति के अनुसार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये चौथी कंडीशन है आपकी अनियमित निर्धन। अनियमित, ये नियमित निर्धन नहीं है, ये निर्धन नहीं है, कभी कभी निर्धन हो जाते हैं। ये देखिए ये निर्धनता रेखा के ऊपर ही है, ये हमेशा निर्धनता रेखा के ऊपर है, परंतु अचानक से निर्धनता रेखा के नीचे आ गए। जैसे अभी कोरोना काल में ऐसे व्यक्ति जो हमेशा से सामान्य जीवन जी रहे थे, परंतु अभी की परिस्थिति में उनकी नौकरी चली गई है तो अभी उनके पास रहने, खाने, बच्चों की पढ़ाई और सारी चीजों की परेशानी हो गई है। तो वो अभी किस श्रेणी में आ गए हैं, निर्धन की श्रेणी में आ गए, क्योंकि उनके पास जो रोजगार था वो रोजगार क्या हो गया है, चल खत्म हो गया। आप देखते हैं जो व्यक्ति रोज सब्जी बेचता था, फूल माला बेचने वाली महिलाएं थी, इतने दिन सारा बंद रहा तो उनकी आजीविका का कोई साधन ही नहीं था। जब रोज सामान बिकता था, रोज उनका व्यापार होता था तो वो सामान्य थे, परंतु जब सब रोजगार छिन गया तो वो किस श्रेणी में आ गए, गरीबी की। तो ये वर्ग क्या कहलाता, अनियमित निर्धन। और ये वाला कंडीशन तो ये आप खुद ही समझ गए होंगे, अब मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लाइन दिख रही है, अब आप बताइए कि ये वर्ग कैसा है। स्पष्ट ऊपर दिख ही रहा है कि ये तो गरीबी रेखा के आसपास भी नहीं आ रहा है, गरीबी रेखा के बहुत ऊपर है, कभी भी निर्धन नहीं का मतलब है कि ये कभी निर्धन नहीं होता, निर्धनता रेखा के पास आता ही नहीं ये वर्ग। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, हमेशा ये क्या रहेगा, अमीर रहेगा। इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो सदैव निर्धन है और सामान्य तथा निर्धन है, इन दोनों को मिलाकर ये पहला ग्रुप बनाया गया है, चिरकालिक निर्धन। चिरकालिक मतलब, चिर मतलब हमेशा, कालिक मतलब समय। चिरकालिक मतलब जो हमेशा निर्धन रहने वाले लोग हैं, ये दोनों वर्ग के लोगों को मिला के बना है। जो हमेशा निर्धन रहते, चिरकालिक मतलब हमेशा निर्धन, और अल्पकालिक निर्धन, ये दोनों लोगों को मिलके बना। अल्पकाल मतलब थोड़े समय के लिए, कभी निर्धन कभी अमीर, कभी निर्धन कभी सामान्य, यानी ये थोड़े समय, अल्पकाल, अल्प यानी थोड़ा, काल यानी समय, ये थोड़े समय के लिए निर्धन होते हैं। और ये तो आप जानते हैं, गैर निर्धन मतलब ये व्यक्ति
कभी भी निर्धन नहीं होते। इस तरह से आप चार्ट से पांचों कंडीशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। योजना आयोग ने निर्धनता मापन के लिए पौष्टिक आहार को मापदंड माना था। आधार वर्ष 1973-74 में एक ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी की आवश्यकता थी, न्यूनतम कैलोरी, और एक शहरी व्यक्ति के लिए इन्हें कितना निर्धारित किया था योजना आयोग ने? 2100 कैलोरी। अब आप सोचेंगे कि ये भेदभाव क्यों? ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्तियों के लिए 2100 कैलोरी। ऐसा क्यों? ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति शारीरिक श्रम अधिक करता है, और जब ग्रामीण व्यक्ति शारीरिक श्रम अधिक करता है तो उसको कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि ग्रामीण व्यक्ति की तुलना में शहरी व्यक्ति कम शारीरिक श्रम करता है, इसीलिए उसको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 2011-12 के अनुसार NSSO के आंकड़े के अनुसार तेंदुलकर समिति बनी थी एक गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। इनने जो गरीबी रेखा के आंकड़े दिए उसका आधार इनने बदल दिया। इनके अनुसार ये जो उपभोग व्यय इनने आधार बनाया, तो यदि व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति के पास कितने रुपए होना चाहिए? 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। यानी गांव में रहने वाले व्यक्ति को के पास यदि 816 रुपए है तो वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा। यदि उसके पास 815 रुपए है, इसका मतलब है कि वो क्या है? निर्धन है। यदि 817 रुपए है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति गरीब नहीं है, एक व्यक्ति को एक महीने में खर्च करने के लिए। इसी प्रकार शहरी व्यक्ति के लिए कितना निर्धारित किया गया? 1000 रुपए, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। अब यहाँ पर भी अंतर स्पष्ट दिख रहा है कि गांव के व्यक्ति को कम रुपए की आवश्यकता है और शहर के व्यक्ति को अधिक रुपए की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर के व्यक्ति का खर्च अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि शहर में महंगाई अधिक होती है। इस तरह से अलग अलग समितियां और अलग अलग निर्धारण के अनुसार निर्धनता रेखा को जो मापदंड है वो हमेशा क्या होता रहा? बदलता रहा। निर्धनता आकलन के अनेक अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। निर्धनता का आकलन कई समितियों ने और कई लोगों ने किया, लेकिन जितने अर्थशास्त्री हैं उनमें सब में क्या रहा है? ज्यादातर मतभेद रहा है। सेन सूचकांक, ये जो है, ये अमर्त्य सेन, ये भारत के हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने एक गरीबी रेखा के लिए एक सूचकांक बनाया जिसका क्या नाम दिया गया था? सेन सूचकांक दिया। तो इस तरह से जो निर्धनता का आकलन है वो होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक निर्धनता का आकलन सही नहीं होगा तो तब तक कोई भी गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं वो सही ढंग से लागू नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से आज का वीडियो में हमने क्या देखा कि निर्धन कौन है, निर्धनों की पहचान कैसे होती है, निर्धनों का वर्गीकरण और निर्धनता रेखा पर हमने चर्चा की, और इनका आकलन करने के लिए कौन कौन से समितियों का गठन या कौन कौन सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए। निश्चित है कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप वीडियो देखने के बाद पाठ्य पुस्तक का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि जो बात मैंने बताई है वह पूरी की पूरी बात आपकी पुस्तक में लिखी हुई है। धन्यवाद।